अगली बार जब भी मौका मिले ताली बजाना, और इतनी जोर से बजाना कि हाथों में दर्द हो, और वो दर्द आपको एहसास दिलाए कि यार कल को हम सेलेक्ट होंगे और हमारे लिए कोई ताली बजाएगा, उसके हाथों में दर्द होगा। ये बच्चे, इनके क्लास में बच्चे कितनी बार स्टेज पे यहां सामने बैठते थे। इनकी क्लासेज में भी ऐसे ही सिलेक्टेड बच्चे आते थे, उनका हम इंट्रो कराते थे, उनसे बातचीत होती थी। आज इनको देख के आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? वही इनके मन में आता था कि एक दिन वो होगा जिस दिन हम इस पोडियम पे खड़े होंगे, सफलता के साथ खड़े होंगे, और उस दिन टीचर्स का सीना वो 56 इंच वाला जो होता है ना, लिटरली वो 56 इंच वाला होगा। घर वालों के एहसास कुछ अलग होंगे, और इन्होंने वो कर दिखाया। गर्व है इन पे हमें, मतलब जबान लड़खड़ा रही है, लिटरली वर्ड्स नहीं मिल रहे, इतनी खुशी। टीचर इस दिन के लिए जीता है, एक संस्थान इस दिन के लिए जीता है कि उसके बच्चे सेलेक्ट हो, और ऐसे सीना ऊपर करते, छाती ऊपर करते, सर ऊपर करते, यूं कि हाँ यार मेहनत का रिजल्ट निकल के आया है। इन बच्चों ने वो प्रूव करके दिखा दिया खुद को। ये आपके जस्ट बैच का पास आउट हुआ 2025, 2025, 2025। फेयरवेल है अभी 4 दिन बाद, 18 तारीख को फेयरवेल है। आपका बैच है एक अचीवर बैच आपके संस्थान का, उसमें पढ़ रहा है। नवोदय बैच है, आज ऑन्कोलॉजी स्टार्ट हो गई है, नई यूनिट। नवोदय बैच, नवोदय बैच 1 महीना पहले नॉरसेट 10 प्री के फ्री वे सिलेक्शंस होते हैं। कोचिंग होने के 2 साल बाद होते हैं, कोचिंग होने के 3 साल बाद होते हैं, कोचिंग होने के 4 साल बाद होते हैं। वो सिलेक्शन की कैटेगरी में हम शामिल ही नहीं करते। सिलेक्शन वो है जो कोचिंग हुई, सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब कोचिंग ने रोल प्ले किया, और इसका परिणाम आपके सामने खड़े हैं। ये जयपुर में थे इसलिए आगे भाग के, बाकी जो दूर दराज वाले हैं वो आएंगे, सबसे रूबरू कराएंगे हम। सबसे पहले तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं, कोचिंग वालों का नो डाउट रोल रहता है, और कोचिंग वालों के साथ साथ रोल रहता है किसका? घर वालों का। तो इनके पेरेंट्स, चाचा जी आए हैं मोनिका के, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका माला पहना के और साफा पहना के स्वागत किया जाए। अब सर बाकी बाकी बच्चे भी, ये भी हकदार हैं। चलिए हाँ, इनसे रूबरू होंगे। माइक माइक चल रहा होगा। बेटा अपने बारे में जानकारी दें थोड़ी, आपका नाम बताएं, आप कहाँ से हैं? देखो ये मोनिका है, और पिछले साल जुलाई में पास आउट हुए थे ना, और इनकी ऑल इंडिया जो रैंक है वो है 32। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। अभी पूरे 12 महीने भी नहीं हुए अभी तक, है ना, तो बाकी का ये आपको बताएंगे कि ये कैसे पढ़े, क्या क्या किया, हमारे साथ में कितना संघर्ष रहा इनका, है ना, बाकी मोनिका बताएंगे। आओ बेटा आओ, आगे आओ। बच्ची, कोई भी बच्ची आ जाओ। हाँ, ये देखो, राजस्थान वालों, यूपी वाले आगे आ रहे हैं। लो बेटा, हाँ माला पहनाओ।
वेरी गुड। थैंक यू बेटा, थैंक यू प्राची। चलिए और लाइए के भाई साहब। महिपाल है और ये भी 2025 के पास आउट हैं। इनकी जो रैंक है ऑल ओवर इंडिया वो है 52। अभी एक साल भी पास आउट नहीं हुआ इन लोगों को भी, है ना। तेरी बेटी। ये महावीर है और इसका तो बैच अभी चल ही रहा है। अभी इनका फेयरवेल डिसाइड कब का किया आपने? 18 का। 18 का। अभी 18 का इनका 18 मई फेयरवेल का होगा विदाई है इनकी। और इसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक है 350, 358 है ना, 358 है ना। ये कल मेरे को बता रहे थे कि सर अगर एक क्लास हमारी और हो जाती ओबीजी की, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, वो सारे के सारे लगभग 15 क्वेश्चन थे जो मैंने छोड़ दिए और कुछ गलत कर दिए। अगर वो क्लास होती ना तो अच्छी, मतलब अंडर 100 आता है मैं भी, है ना। पहले माला माला पहना दो। अब इनकी जर्नी को इन्हीं से जानते हैं। बारी बारी सबसे पूछते हैं कि कैसा क्या रहा क्या नहीं। सबसे पहले मोनिका से स्टार्ट करते हैं। लीजिए बेटा। अच्छा, आपको रिजल्ट का कैसे पता चला? चाचा ही बता देते मेरे को हर बार। प्री का भी चाचा ने बताया, मेंस का भी अच्छा, अपडेट रहते थे मेरे चाचा मेरे मेंस मेंस का रिजल्ट आया, उसके बाद में चाचा ने बताया रिजल्ट देख के कि क्लियर हो गया। क्या क्या एहसास क्या हुआ, क्या लगा? को। मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ, मतलब फ्रीज हो गई थी बिल्कुल। बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। अच्छा, उसके बाद वेट था 11 को आएगा, फिर आया नहीं 11 को, फिर 12 को आया, तो इतना एक्साइटमेंट रहा नहीं मेरा। हम्म, फिर देखा तो फिर ठीक है, चाचा बहुत खुश हुए, फिर मैं भी खुश हो गई। चलिए, चाचा जी के रिएक्शन क्या थे? बता नहीं सकती मैं। चिल्ला रहे थे जोर से। जोर से चिल्ला रहे थे चाचा जी। वेरी गुड। अच्छा, घर में बाकी सदस्यों का, आपके मम्मी वगैरह का मम्मी रिएक्शन? तो ननिहाल गई हुई है अच्छा, ननिहाल और गए। पापा फोन ड्यूटी पे पे बात थे। हुई? हाँ, फोन पे क्या रिएक्शन था उनका? उनको रिएक्शन देना नहीं आता। हाँ, वो बस बोलते हैं कि ठीक है हो गया, मैं बोली हाँ हो गया। एक्चुअली That's रिएक्शन all। देना आता है। दो परिस्थितियों में आदमी फ्रीज होता है, जब या तो बहुत ज्यादा गम में चला जाए या जब हद से ज्यादा खुश हो जाए। तो ये फ्रीजिंग फेज होता है। जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो फिर आपकी भावनाएं बाहर निकलना बंद हो जाती है। निकलेगी एक दिन में, 2 दिन में आएगी। चलिए, अड़ोस पड़ोस वालों का रिएक्शन? खुश थे, बाकी पता नहीं है उनका। अच्छा, मेरे फैमिली वाले खुश हैं बस। That's- बहुत अच्छी। यही होना चाहिए कि रिजल्ट की खुशी घर परिवार के लिए। अच्छा, अब कुछ बच्चों को बाकी अपनी जर्नी की जानकारी दें कि संस्थान में कौन से बैच से आप? नवोदय बैच से। नवोदय ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन बैच थे। चलिए, वेरी गुड। कुछ बताना चाहेंगे थ्योरी, एमसीक्यूज वगैरह वगैरह कैसे पहले क्या? तो थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। एमसीक्यू पहले से स्टार्ट करना, मतलब इतना टाइम वेस्ट ही करना है। अच्छा, बाकी सिलेबस पूरा होने के बाद में उस पर ध्यान देना चाहिए, एमसीक्यूज अच्छा, वगैरह पे। साथ साथ जैसे हम साथ 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 करवा रहे हैं उसका वो वाला फायदा तो मिलता ठीक है। है, हाँ वो तो है ही। बाकी वैसे ओवरऑल अगर एमसीक्यू करने हैं ओके, सब्जेक्ट के। ठीक है, परफेक्ट जी। यहाँ का कंटेंट। हाँ। अच्छा, पेपर दिया, पेपर में क्वेश्चन आए हम्म। तो फील हुआ कि यार ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं नहीं। पढ़ा? लग रहा था सारे देखे हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। सारे अपने
हाँ, देखे सिलेबस हुए में से थे, हाँ। सारे देखे हुए थे। वेरी गुड, शाबाश बेटा जी। चलिए वापस आएंगे मोनिका पे। महिपाल, चलिए अपनी मर्जी से जो आपको वो लगे। मैं अभी नवोदय बैच अभी मतलब नॉर्थ साइड प्रीलिम्स से पहले 1 महीने पहले ही रिलीज हुआ था, उसका ही स्टूडेंट हूँ। और J2F कोचिंग ने मेरे, अब क्या बताऊँ, लाइफ दे दी है मेरे को। अब MCQ प्रैक्टिस के बारे में मैंने कहीं से कोई प्रैक्टिस नहीं की है। कोचिंग के जो टेस्ट आ रहे थे वो टेस्ट दिए हैं, ना कोई एनक्लेक्स पढ़ी है। कोचिंग का कंटेंट नोट्स पढ़े और उसके टेस्ट दिए, नोट्स पढ़े और उसके टेस्ट दिए, इसके अलावा कोई बताने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या बताऊँ मैं आपको। चलिए। अब तो बात हो गई, घर पे बात हो गई। नहीं, घर पे तो मैं कल आया था। आप हाँ, तब तक तो नहीं की थी। अभी तक घर वालों से बात करने की हिम्मत हिम्मत नहीं नहीं है हो रही इसकी कि मैं घर पे बात कर पाऊं। सिस्टर से बात की थी, सिस्टर को बोला मैं घर आके ही बात करूंगा। मम्मी पापा से अभी तक बात भी नहीं की है सर। ये तो खुशी होती है कि आपकी जबान अलाउ ही नहीं कर रही कि यार मैं खुशी किस शब्दों में बयां करूं। अभी तक इसने अपने मम्मी पापा तक से बात नहीं की है। हाँ, बहन है छोटी तो चल जाता है, उनसे बोल दिया। ये जीने वाले पल होते हैं, इंसान इन्हीं के लिए मेहनत करता है, इन्हीं पलों के लिए जीता है। बाकी पेट तो सभी पालते हैं, लेकिन ये चंद खुशियां, ये अनलिमिटेड खुशियां, इनके लिए इंसान मेहनत करता है, जीता है। अच्छा, मैं बताइएगा आपने कैसे थ्योरी वगैरह वगैरह। जैसे डेली सर पढ़ाते तो वो डेली को साथ साथ में पढ़ लेता था जाके। अभी जैसे ही कोचिंग से छुट्टी होती थी, खाना वगैरह खा के मैं सोता नहीं था, सीधे लाइब्रेरी जाता था। और कभी मन की ऐसे शेड्यूल फिक्स कुछ नहीं कर रखा था, कभी मन किया तो सो भी लेता था। और लेकिन सोने का मेरा फिक्स था कि डेली मतलब 5 से 6 घंटे के बीच में ही सोता था। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कोचिंग ज्वाइन करने के बाद कि मैं 6 घंटे और 1 मिनट सोया। अच्छा, थ्योरी की कोई कोई किताब आपने एक्स्ट्रा रेफर की? अभी तक मेरे रूम में आप जाके चेक कर सकते हो, कोई किताब नहीं है मेरे पास। अच्छा, बच्चों का वो रहता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सर हमने किताब की, कौन सी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स रेफर की आपने? J2F ई बुक है और सर इसी से ही प्रैक्टिस की है मैंने। चलिए, आपके कुछ क्वेश्चंस हो महिपाल से? आपके कुछ क्वेश्चंस हो बेटा जी? पूछो पूछो, घबराना नहीं है। अच्छा, कौन सा एग्जाम था ये आपकी जिंदगी का? मेरा सर नॉर्थ साइड तो फर्स्ट ही था। नॉर्थ साइड पहला? उससे पहले जैसे ही कोचिंग ज्वाइन की उस टाइम CHO था। तो CHO मैंने दिया था, लेकिन उसमें सर वो मेरे पास हो गया था, आपका सिग्नेचर वाला इश्यू आ गया था। नहीं, सिग्नेचर वाला सर RRB में आया था। RRB में देने गया था, लेकिन उसमें कैपिटल में सिग्नेचर थे। ओके। RRB में सर की गाइडेंस थी कि मतलब नर्सिंग तो इजी आएगा, इसलिए मैं नॉन नर्सिंग की पूरी प्रैक्टिस करके गया था। लेकिन अब किस्मत को देखो कि उसने अलाउ ही नहीं किया, एग्जाम सेंटर के अंदर ही नहीं घुसने दिया। ठीक है, ठीक और है। उससे पहले CHO में बढ़िया रैंक थी, लेकिन मेरे पास उस टाइम डिग्री नहीं थी, तो डिग्री यहाँ आने के बाद ही मिली सर। ठीक है, उसके बाद ये पहला एग्जाम था और पहला ही एग्जाम कर लिया क्रैक सर। कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, सर ने, J2F की टीम ने किया, मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। अच्छा, कोई सब्जेक्ट जो पढ़ने के लिए आपको किसी दूसरी कोचिंग के नोट्स की जरूरत पड़ी हो? कोई सब्जेक्ट ऐसा मैंने नहीं पढ़ा, मेरे को पता भी नहीं कौन सी कोचिंग कैसे पढ़ाती है। कोई कुछ अभी मैं लाइब्रेरी में बैठता था तो बोलते थे कि ये कोचिंग अच्छी है, ये कोचिंग अच्छी है। मैं परवाह ही नहीं करता था। हाँ ठीक है, तुम लोग पढ़ो भाई, जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ो। मैंने J2F पे बिलीव किया और इसी पे कर रहा हूँ, और हो गया सर। और ये तो मेरा मतलब ठीक है, हो गया प्रॉमिस। लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगली रैंक, अगला नॉर्थ साइड में फिर से देने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो अगली रैंक मैं कोचिंग के लिए ला रहा हूँ सर, और बहुत बढ़िया रैंक से वापस से सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा सर। चलिए, आप पे वापस आते हैं हम, और चाचा जी को भी दे दिया जाए। सबसे ज्यादा खुशी इस दुनिया में जब भी बच्चा सक्सेस होता है तो अपने माँ बाप और गुरुजनों को होती है। बाकी इस दुनिया में कोई भी आपको सक्सेस होते हुए देख नहीं सकता। मेन बात तो ये है। और जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, तब आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, वरना समाज में इतने ताने मिलेंगे आपको कि आप सुन नहीं सकते। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, और पढ़ाई पे पूरा फोकस रखो आपका। चलिए, एक छोटी सी चीज और, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी। इन्होंने मोनिका के लिए बोला था कि वो हमारे घर में जितनी भी बच्चे बच्चियां हैं उनमें सबसे बड़ी है।
और उन्होंने बोला सर वो सक्सेसफुल हो गई, इसका मतलब अब इसको देख के जितने भी बच्चे बच्चियां हैं वो सारे जुड़ जाएंगे। यार दीदी की जॉब लग गई, दीदी को 80,000 महीने मिल रहे हैं, यार दीदी के ये कपड़े तो देखो, दीदी की सैंडल देखो, और दीदी की घड़ी देखो, दीदी की ये देखो, सारे बच्चे बच्चियां जुड़ जाएंगे। आप जब एक सक्सेसफुल होते हैं तो केवल आप अपनी जिंदगी नहीं संवारते हैं, आप पूरे कुनबे को, पूरे कुटुंब को, अड़ोस पड़ोस को, गली मोहल्ले को, इनडायरेक्टली एक पूरे समाज को लीड करते हैं। आप लीडर के रोल में आ जाते हैं और ये बहुत बड़ी चीज होती है एक सोसाइटी के नजरिए से देखा जाए तो ये आज की तारीख में आइडियल बन चुके हैं, याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पोडियम पे खड़े हैं और इसीलिए कल समाज की हर जाजम पे जब भी कोई प्रोग्राम बड़ा होगा इनको इनवाइट किया जाएगा, आओ बैठो। तो एक आइडियल के रोल में आ गए हैं और आपके पास वो सुनहरा अवसर है उस रोल तक पहुंचने का। अब मैं बात करना चाहूंगा महावीर से। अब सर आप कुछ पूछिए। तो महावीर सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन बता, कब पास आउट हुआ, क्या किया, कैसे रहा? मेरा पास आउट 2025 सितंबर में था और उसके बाद मैंने मतलब secretariat- सितंबर में पास आउट हुआ है ना? तो कितना टाइम पड़ा सितंबर में? 7 महीने है ना? और कोचिंग पूरी होने वाली है ना? सर तो सितंबर में, फिर उसके 10 दिन बाद ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी सर, तुरंत ही कोचिंग आ गया राम था? सर से बात करके। हाँ। तो उसके बाद मैं यहाँ आया और फिर धीरे धीरे सब देखने लगा क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं था एग्ज़ाम्स वगैरह के क्या होता है, कैसे होता है। फिर धीरे धीरे आके यहाँ पे सब सर ने गाइडेंस दिया क्या है कैसा है। ठीक है, मैं उसी बेंच पे बैठता था, सेकंड थर्ड बेंच पे हमेशा। ये लकी ऐसा नहीं है, पीछे वालों का भी सिलेक्शन अच्छा होता देखो, ये यहाँ बैठता था महिपाल, तो उस वहाँ पे बैठता था ना, है। वही उस कोण पे। मोनिका इधर से बैठती थी, ये यहाँ पे बैठती थी। कुछ ऐसे भी हैं जो पीछे वाले आए नहीं, वो पीछे वाले वो सर आ रहे हैं, घर हैं क्या, अभी आ रहे हैं, पीछे वाले भी हैं, वो भी आएंगे। हम फिर आगे फिर उसके बाद मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि अ, हर किसी का अलग अलग शेड्यूल रहता है, किसी को कैसा रहता है, लेकिन मेरा ऐसा था कि जो डेली पढ़ाया वो मैं डेली पढ़ता था। उसके बाद उसके मैं एमसीक्यू हाथों हाथ लगा देता था। मेरा टारगेट ये नहीं था कि 1-2 साल करना है, मेरा टारगेट मैंने पहले से जब सितंबर में आया कि नहीं यार अप्रैल वाला ही करना है, जो करना है अप्रैल वाला ही करना है। तो पहला आपके सबसे पहले गोल होना चाहिए सबसे बड़ा, कि आपको क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये आपके पास सब फ्रेमवर्क होना चाहिए। उसके बाद आगे तो सारे टीचर्स वगैरह थे, तो वो टीचर्स मतलब पढ़ाए, जब मैंने एग्जाम्स दिए तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये क्वेश्चन कहीं बाहर से आया है, नहीं ये सर ने पढ़ा रखा है, ये सारे सर ने पढ़ा रखे हैं। और कुछ चीज़ें थी जो मेरे से गलतियां हुई तो वो आगे नहीं होगी। और उसके बाद मेरे पास मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डेली मेरे ऐप में अभी भी मेरा एक भी टेस्ट, जो डेली टेस्ट आते हैं वो एक भी टेस्ट मेरा बाकी नहीं है, मेरे सारे टेस्ट मैंने दिए हुए हैं। और तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो डेली टेस्ट आते हैं ना वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो आप वो डेली दिया करें, 1-2 दिन बाद जब भी आपको टाइम मिले तो दिए, क्योंकि उससे आपको है ना उस चीज़ का याद रहता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वगैरह। तो ये इस कोचिंग की सबसे बड़ी, ऐसी कई कोचिंग मैंने नहीं देखी जहाँ पर डेली टेस्ट सीरीज आती है, तो ये इसी चीज़ में तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और मैं उसके आगे कहूँगा कि मैं मेरी बुक मैं ऐसे सॉल्व करता था, तो मैं सीनियर्स बोलते थे सौंदर्स है, मॉसबी है, लिपिन कॉटेज के सर भी कहते थे कि जितनी बुक्स हो उतनी सॉल्व करो, ऐसा है वैसा है। तो मैं भी मानता हूँ कि जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो होता है। तो मेरे पास तो अभी मेरे 7 महीने हुए, तो डेली कोचिंग्स आना वगैरह होना, डेली का पढ़ना, और डेली के साथ साथ आपको एमसीक्यूज करने, तो मैं वो डेली चलता रहता था। मेरी देखो ऐसा होता है कि सिलेक्शन आप इंटेलिजेंट हो तो नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ चलना है। डेली आपको डेली उसी रूटीन के साथ, थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन आपको करना है, लोग सुनाएंगे लेकिन आपको करना है, दोस्त बुलाएंगे लेकिन आपको करना है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो वो वही है कि आपको डेली कंसिस्टेंसी रखना है, डिसिप्लिन रखना है। बहुत बोरिंग लगता है, ऐसा करता है कि यार क्या कर रहा हूँ यार, चलो भाई बाहर घूमने चलते हैं। ठीक है, 1 महीने में आप 1 दिन गैप मार सकते हो, लेकिन आपको डेली कंसिस्टेंसी और रखनी है। और सर वगैरह मतलब ये इनके पढ़ाने का मैं बताता हूँ। मैं यूट्यूब पे दूसरी क्लासेस भी देखता था, लेकिन मतलब ऐसा था कि जो यहाँ पढ़ाते हैं ना वो अलग ही लेवल का है। यहाँ का जो नरेश सर आपको जो 1 घंटे में 4 पेज पढ़ाते हैं, वो 4 पेज में जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में डिट्टो लाइन आती है। आपने पीडीए वाले से पढ़ा नहीं होगा सर से, अजय सर से, लेकिन वो उनकी जो लाइंस थी ना प्री में 8 to मतलब डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए थे उनके नोट्स से। तो ऐसा है कि और बुक्स का मैं कहूँ ना, मैंने PR यादव और टारगेट हाई का किया था,
तो और इसके साथ साथ है ना, मैं लोग ऐसा कहते हैं कि मिशन परिचारिका पढ़ो, वो पढ़ो, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि उसको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं उसको रिकमेंडेड बिल्कुल ही नहीं करूंगा, क्योंकि जो कोचिंग का कंटेंट है ना अपना, वो मिशन परिचारिका से भी बहुत है। जरूरत ही नहीं है किसी और बुक की, अपना कंटेंट इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है। मैंने बहुतों का कंटेंट देखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कोचिंग में गया हूँ, मेरे पीजी में जो बहुत लोग रहते हैं दूसरी दूसरी कोचिंग्स में, इतने में पूरा हो जाता है उनका कुछ। डिप्रेशन में होंगे वो। वो ये कहते हैं कि सर जब हमसे मिलते हैं, हमारे टेस्ट देखते हैं, तो देख के ऐसे एक बार तो फ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना पढ़ाते हैं क्या। और क्वेश्चन तो हमारे पास डेली आते हैं कि अभी जैसे एक स्टूडेंट आया था, वो तो टेस्ट लेके, उनका कोई टेस्ट हुआ था, पुराने बैच का क्लासमेट ही है, उनका तो था 100 नंबर का टेस्ट। अपने यहाँ का जो स्टूडेंट है उसने 100 क्वेश्चन उसके 10 मिनट में कर दिए कि ले मिला ले। अपना जो ऐप पे टेस्ट आता है उसमें शायद 30 क्वेश्चन थे, लेकिन करके बता, टॉपिक सेम उसका हो रखा था, सेम उसका हो रखा था, उसने 5 क्वेश्चन सही नहीं किए। वो बच्चा दूसरे दिन मिलने आ गया था, सर मुझे डिस्काउंट दे दोगे क्या? गलत फंस गए ना। तो जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं डेली जो टेस्ट का है, सबसे मेन जो स्ट्रांग पॉइंट बनता है ना, जो बाकी जो लोग पढ़ते हैं, जिस फेज में तुम लोग 7 महीने में आ जाओगे ना, बाकी स्टूडेंट को उस फेज में आने में 3 साल चाहिए। किस तरीके से चाहिए? लगभग बच्चे 1 साल तो कोचिंग में नोट्स बनाते रहते हैं, फिर वो 1 साल वो नोट्स को पढ़ते हैं, फिर वो नेगेटिव में जाते हैं, फिर वो जाके 2 साल बाद एमसीक्यू करते हैं। और जो बच्चा नर्सिंग कर रहा है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है, घर वाले बोल देंगे 1 साल बाद में, क्योंकि 12वीं के बाद में 4-5 साल तो हो गए। तो सिलेक्शन लेना है तो ओनली पहले साल में लेना है। सबसे मेन कोचिंग का रोल वही होता है। कोचिंग का रोल बहुत रहा सर, मतलब, और ये जब मैंने ऐसे चलते चलते प्री दे दिया था, पर ये प्री चलते चलते दे मतलब सर ऐसे ही हम तो गए थे, मैं देने क्या यार चलो जाके आते, क्या होगा नहीं होगा देखेंगे। मैंने आरआरबी भी दिया था इससे पहले, तो उसमें भी मेरे 70 आए थे, तो मैंने कहा होगा नहीं होगा, अभी इसका रिजल्ट मतलब कि ये 70 उस स्टूडेंट के हैं जिसका कोचिंग चल रहा है। बाकी जितने भी कोचिंग है ना, जैसे बच्चे आते हैं जिनके बैच पास आउट हो गए, 60 का हमारा टॉपर 65 का है, हमारा टॉपर 70 का है। इसी नवोदय बैच के ऐसे बच्चे हैं जिनका आरआरबी का रिजल्ट आएगा तब बताएंगे, जिनके 85 नंबर हैं, सारे के सारे टॉपर रहेंगे वो। तो जब पेपर दिया, पेपर के बाद में कैसा लगा, बाहर निकला तो? प्री का दिया तब ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा लगा कि अरे हो तो जाएगा यार, ऐसा लग रहा है मैं अपना जो Z2F पे टेस्ट सीरीज आती है वही दे रहा हूँ मैं, वीकली वाले टेस्ट जो 100 क्वेश्चन के होते हैं, क्योंकि वही आते हैं सब। तो मैं क्या, मुझे लगा कि मैं वही दे रहा हूँ, तो पर मुझे लगा कि क्या पता यार, इतना कंपटीशन है, होगा नहीं होगा क्या होगा, मैं क्या देखे जाएंगे। तो 16 तक तो, 11 को एग्जाम था, 16 तक तो मैं ऐसे चिल था, क्या होगा नहीं होगा देखेंगे, अपने तो 11 की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो 16 को आया, रिजल्ट आ गया, हो गया 97 परसेंटाइल आ गया, रिजल्ट आ गया, और मैं क्या विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे। फिर उसके बाद मैंने जो 10 दिन जो तैयारी की है ना, वो जो तैयारी थी वो, लेकिन वो तैयारी 10 दिन की नहीं थी, वो 7 महीनों की तैयारी थी, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डेली आपको कोचिंग के अलावा 6-7 घंटे देने पड़ते हैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो हो जाता है, मेहनत करने से हो जाता है, आप करके देखो एक बार, हो जाता है। और और एक और होता है कि आपके साथ टीचर्स होते हैं, यहाँ पर सब कुछ होता है, लेकिन आपके साथ कौन खड़ा रहता है। तो अभी मतलब ऐसा रहता है कि आप वहाँ बैठे हो, आपके साथ कौन है आपके, क्योंकि मम्मी पापा और टीचर्स तो हर जगह मतलब हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, लेकिन आपके हमेशा साथ कौन रहता है, तो वो मेरा दोस्त था मिलिन, ठीक है, इसके भी अच्छी रैंक आई है, ठीक है। तो मतलब आपका जो ग्रुप होना चाहिए ना, वो छोटा होना चाहिए। आप कंपटीशन फेज में जब चलते हो तो आपका ग्रुप छोटा होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, आपको जो मोटिवेट करे। मैं मेंस का जब पेपर था तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी मैं कब करूँगा। मैंने उस समय मैंने फोकस किया PYQ पे और ऐसी ऐसी चीज़ों पे जो मतलब हर बार नॉट सेट पूछता है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस किया था इन चीज़ों पे। तो उस समय मेरे को लगा यार मैं इतना 10 दिन में कैसे पढ़ूंगा यार, मैंने तो कुछ पढ़ा हुआ भी नहीं है इतना, ठीक है 2-3 बार 1-2 बार पढ़ा हुआ है चीज़ों को, लेकिन कैसे करूंगा। मैं इतना डीमोटिवेट हो गया था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे मैं कोचिंग 10 दिन की छुट्टी ले ली थी, मैंने कहा वो भी क्लास बाकी रह रही है मेरी। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार, मैं गया मेरा तो मैंने कहा क्या होगा मेरा, तो कि नहीं यार मैं हूँ ना, तू टेंशन मत ले। तो ऐसे करके तो अपना जो आपके साथ कौन खड़ा है उस समय, जो आपकी इस फेज में, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक और प्रतीक था, वो घर चला गया। बाकी ये मेरे मैम दोनों को 3 जने ही बैठते थे यहाँ पे, बहुत छोटा सा ग्रुप था, और हो जाता है आप मेहनत करने से। और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके कुछ क्वेश्चंस हो बेटा जी? तो जिससे कुछ पूछना है बिंदास, मैंने कहा ना कोचिंग में हो मतलब बेशरम। हाँ लीजिए माइक लीजिए, किससे पूछना है पहले तो बताइएगा। अच्छा महावीर से। जी बोलिए।
आप डेली कितने क्वेश्चंस करते थे मतलब? डेली मैं पहले तो थ्योरी मेरी कंप्लीट करता था, जो पढ़ाया है वो। उसके बाद मैं वो करता था अपनी जेड टू की, वो जो टेस्ट पे आते हैं वो करता था। मेरी प्राइड ये रहती थी कि पहले मेरे को कुछ कहीं पे भी मेरे को 1-2 दिन लेट हो जाता था, लेकिन मेरे 1-2 दिन से ज़्यादा मेरा कभी लेट हुआ ही नहीं है कि मैंने टेस्ट वाले नहीं दिए। और डेली टेस्ट का तो ऐसा था कि जब मेरी अभी तो आपकी जैसे दो मॉर्निंग बैच लग रहा है, फिर धीरे धीरे आपकी क्लास बढ़ने लगेगी तो आपको टाइम नहीं मिलता उस चीज़ के लिए, फिर भी आपको डेली टेस्ट तो देना ही है, साथ में पीआर यादव। तो ऑलमोस्ट ऐसा होता था, कभी संडे होता था 200-300 भी चले जाते थे क्वेश्चन, 300 का मतलब मैं डेली कोचिंग के तो 50-50-50 150 तो वो आ जाते थे। अब मैंने कम से कम कोचिंग 450 टेस्ट अभी मेरे मतलब उसमें टोटल आए हुए हैं ऐप में। तो उसमें से 450 में से ऑलमोस्ट मान लो 5-10 हज़ार क्वेश्चन कोचिंग वालों ने भेजे अपन को, तो वो मैंने सारे किए हुए हैं। और उसके अलावा मैंने पीआर यादव और टारगेट हाई से 10-15 हज़ार टोटल 7 महीनों में तक किया है। कोचिंग वाले क्वेश्चंस कितने टाइम रिपीट किया आप? नहीं, कोचिंग वाले मैं सारे रिपीट नहीं करता था, जो मुझे नहीं ऐसा लगता था कि नहीं यार ये थोड़ा टेढ़ा है या फिर गलत हो गया है या फिर मेरे को बार बार मेरे को सर ने पढ़ाया फिर भी मेरे गलत हो गया, तो मैं लिख लेता था अपनी कॉपी में हाईलाइट करके, तो याद रहता था। कुछ नई चीज़ें मिलती थी टेस्ट सीरीज में जो सर आपको नहीं पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आपको डायरेक्ट है ना टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज में भेजते हैं। सर राम सर ऐसा बहुत करते हैं, तो वो है ना मतलब टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट भेजते हैं कि आपको याद रहेगी वो चीज़, ऐसे क्लिक करेगी जब आपका एग्जाम क्वेश्चन गलत होगा। तो ये सर की अच्छी अच्छी हैबिट है, तो वो ऐसे भेजते हैं, तो मतलब चीज़ें मैं नोट करता था अच्छे से। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस मस्ट होती है हर चीज़ के लिए। नहीं ऐसा नहीं था, मैं कोचिंग लंबी चलती थी तो वो कभी 50 कभी 100 डेली कोचिंग वाले तो डेली होते थे, उसके साथ 50-100 ऐसे ही। बाकी टेलीग्राम पे हाँ डेली हाँ। मेरे को ना दो डाउट है दीदी से। बोलो। पहला तो ये है कि आपने नेगेटिव मार्किंग को कैसे सबसाइड किया है? मेरे चाचा बोलते थे नेगेटिव नहीं करना। मैं बहुत कंट्रोल करती थी। पहले तो मेरे बहुत नेगेटिव होते थे, फिर इन्होंने मुझे बहुत बोला कि नहीं नेगेटिव नहीं करना। आज कितने नेगेटिव हुए, रोज टेस्ट देती थी। मैंने धीरे धीरे करके छोड़ना स्टार्ट करा कि रिस्क नहीं लेना, मतलब डाउट था मेरे को, मैंने छोड़ दिए। फिर वो जिसमें कंफर्म वही करना स्टार्ट किया। ओके, और जैसे कि आपने जुलाई में पास आउट हुए थे आप, तो आपने सितंबर का पेपर फाइट नहीं किया था? करा था, तो उसके प्री अंदर हो गया था, फिर मेंस में 5000 रैंक। अच्छा, तो कितना कोर्स हो गया था उसमें से? काफी मैक्सिमम पोर्शन 10 to कवर हुआ था? 15%। ओके, थैंक यू। पेपर्स देखिए, कोई भी एग्जाम देने के लिए 3 चीजें होती है। पहली चीज होती है थ्योरी, दूसरी चीज होती है क्वेश्चंस, और तीसरी चीज होती है टेक्निक, क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। और यहाँ पर कोचिंग्स का रोल प्ले होता है कि वो आपको टेक्निक सिखाता है। जैसे अभी आपके दिन चालू हैं, अभी हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कि बाई चांस किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, उनमें 2 ऑलमोस्ट सेम से लग रहे हैं, तो उनको छोड़ दो, उनमें से आंसर होगा ही नहीं। 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं ऐसे करके, अगर उन ऑप्शंस की बात की जाए तो तुक्का देने को मन कर रहा है। तीन ऑप्शंस बिल्कुल नहीं पता, एक के बारे में पता, उसको छोड़ना बेहतर है। आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई है, तो उसमें तुक्का दिया जा सकता है। उसमें भी अगर कोई एक बी और सी हो तो उसमें तुक्का दो, उसमें से आपके सी के आंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ, ये हकीकत है, ये चीज़ें सारी हम आपको सिखाते हैं। ये तो पेपर टेक्निक सोल्व करने की टेक्निक्स भी होती है और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, और कुछ साथी पूछना चाहते हैं? पीछे वालों, वो रे इनसे, इधर भी दो, इधर हाँ। मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है भैया से अच्छा, कि टारगेट हाई को कब पढ़ना चाहिए, जैसे कि नोट्स पढ़ के पढ़े या फिर डायरेक्ट ही अपन टारगेट हाई पे अप्लाई करें? टारगेट हाई और पीआर यादव बहुत ही बेसिक बुक है, उससे पहले आपको कोचिंग वाले करने हैं, ठीक है। अच्छा। टारगेट हाई और ये जो है ना, ये आपको है ना, जैसे आज टॉपिक पढ़ा है, जैसे हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन के जाके क्वेश्चंस कर दो, ऐसे डेली आप कर सकते हो। आप दोबारा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और लेकिन जो सौंदर्य मॉस्टली होती है थोड़े टाइम बाद करने की होती है, कि स्टार्टिंग में आप पकड़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगी क्या हो क्या रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आप सिखाते हैं, जैसे हम अपने जो यूट्यूब क्लासेज होती है वो बहुत हेल्पफुल रहती है। आप विश्वास नहीं करोगे, जो साइकेट्रिक वाले सर ने पढ़ाया ना, वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया है एग्जाम में। और जो नरेश सर है, जो राम सर करते हैं, राम सर की तो क्लास ही
और एक ऐसा भी होता है कि जैसे पूरा रिवाइज कर लिया आज का, सर ने जो भी क्वेश्चन दे दिया वो क्वेश्चन कर लिया, जो बाकी का टाइम बचता है ना उसमें एक्स्ट्रा पढ़ने का मन भी नहीं करता, लेकिन ऐसे डिप्रेशन होता है कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ये होता है। इसका जवाब मैं देता हूं। ये अभी मिल रहा है। अभी टेस्ट में कितने क्वेश्चन आए कल? 50। 11। कितना आए? 11। ये टारगेट 81 पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा? जब एक एक टेस्ट में 80-82 क्वेश्चन आने लग जाएंगे। मैंने कहा अभी आप बिल्कुल नो नहीं लो, सीधे अगर कोई बच्चा पैदावार उसको पीठ पे लकड़ी लेके बोला ले दौड़, नहीं दौड़ पाएगा। पहले क्राउलिंग करेगा, फिर रेंग के चलेगा, फिर पैरों पे खड़ा होगा, फिर धीरे धीरे सारे से चलेगा, फिर दौड़ेगा। तो वो दिन भी आएंगे जब आप दौड़ेंगे और आप कहेंगे सर एक दिन की छुट्टी कर दो, बहुत पेंडिंग हो रहा है। ऐसे दिन भी आएंगे। अभी आप बिल्कुल, मैंने कहा ना स्टार्ट है आपका, इसलिए इतने कम कम क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना कम कम कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे कंटेंट बढ़ेगा और क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे, टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, करना क्या, अभी एक्स्ट्रा टाइम में क्या करना होता है, जैसा बच्चे ने बताया, अभी आप गए, खाना खाया, रेस्ट किया, उठे, थ्योरी रिवाइज की, उसके बाद कोचिंग के क्वेश्चन पेपर कर लिए, जो टेस्ट आया, उसके बाद जो बेसिक किताबें बता रहे बच्चे, PR यादव और टारगेट आई, उनमें टॉपिक वाइज है वो कर डालो, वो क्वेश्चन कर लो। क्लियर है? उसके साथ साथ रोजाना सुबह 6 से 7, और अब हमारी चालू होगी शाम को 6 से 7, और एक चालू होगी रात को 9 से 10। कितने यूट्यूब सेशंस? आपसे रिक्वेस्ट है कि नोटबुक अलग बना लीजिएगा, यूट्यूब सेशन की सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए आपकी। वो जो सेशन हम ले रहे हैं 3-3, उनका मकसद बच्चों का फायदा है। खैर 2 मकसद है कि इस बहाने हमें एडवर्टाइजमेंट भी मिलता है, हकीकत है, हाँ कोचिंग का नाम होता है। दूसरी जगह जब बच्चे देखते हैं यार ये सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें से कितने बच्चे हैं जो यूट्यूब देख के आए हैं हमारे पास, ये देखिएगा। तो ऑब्वियसली बात है, प्रचार तो होता है उससे, लेकिन उसका बड़ा मकसद हमारा, हमारी कोचिंग के बच्चों का फायदा है। उससे आपको क्वेश्चन सोल्व करना आता है, क्वेश्चन को कैसे रीड करना आता है। जैसे अगर 5 लाइन का क्वेश्चन आ गया, आप कैसे सोल्व करेंगे बताइए? 5 लाइन का क्वेश्चन आ गया, कैसे सोल्व करेंगे? बड़ा मेन पॉइंट देखना होता है उसमें, कौन सा लास्ट की लाइन को देखना वेरी होता है। गुड। सबसे पहली चीज है कि सबसे आखिरी लाइन को पढ़ना पड़ता है। ये हम यूट्यूब सेशन में सिखाते हैं कि जब भी 5 लाइन का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आखिरी लाइन पढ़ो कि लास्ट में क्या है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए एक और सेलेक्टी का, साहिल का। आओ प्लीज प्लीज, ऊपर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नरेश सर से कि माला पहना के और छापा पहना के स्वागत किया जाए साहिल का। क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, पहले साहिल से पूछते हैं कि यहाँ अपने साथियों के सामने सिलेक्शन होने के बाद पोडियम पे खड़ा होके कैसा फील हो रहा है? सर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अभी अभी कुछ महीने पहले मैं वहीं सीट पे बैठा करता था, तीसरी सीट पे, और अभी कुछ महीने बाद में यहाँ पर आ गया सेलेक्ट होके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। J12 का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस तरीके का कंटेंट हमें दिया कि मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा। उसी कंटेंट से, उसी थ्योरी से सब कुछ आया। मैंने ब्लाइंडली बिलीव किया था यहाँ की थ्योरी पे, और उसी से मेरा सिलेक्शन हुआ। जो और कोई साथी हाथ खड़े कर रहे थे पीछे, माइक दीजिएगा। इसको भी अभी पास आउट हुए 12 महीने नहीं हुए हैं, जून में पास हुआ था ना, 25 में 25 के अंदर जून में रिजल्ट आया था, जून में कोचिंग स्टार्ट की थी। आपके जस्ट सीनियर हैं। अच्छा, और कौन उधर?
पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन था कि अभी मैंने वीकली टेस्ट दिया था लास्ट, मैं न्यूली एडमिटेड हूँ अभी। मुझे कुछ क्वेश्चंस आते हुए भी मैंने गलत कर दिए, कुछ नर्वसनेस की वजह से, कुछ शायद मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये नर्वसनेस टाइम जो मैनेजमेंट होता है ये कैसे करना चाहिए? मतलब नेगेटिव कैसे कंट्रोल करे वगैरह ऐसे ना। हाँ, क्वेश्चन नेगेटिव भी कंट्रोल करना, फिर एग्ज़ाम टाइम पे बहुत नर्वसनेस आ जाती है क्वेश्चंस देख के। मतलब मैंने आते हुए भी कुछ क्वेश्चंस गलत किए। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन गलत होंगे, पर उन्हें आप ऐसा करो, जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें आप एक अलग मतलब नोटबुक में लिखो उनको, मतलब उसी टॉपिक्स को फिर आप दोबारा पढ़ो वगैरह ऐसा करके, जैसे नर्वसनेस दूर होती रहेगी, कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा। फिर आप उसी टॉपिक के अलग ही जितने भी आपके पास गाइड्स है उसके क्वेश्चन निकालो वगैरह, तो ऐसे आप नर्वसनेस दूर होगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। बिल्कुल सही और है। क्वेश्चन चलिए है। मैं एक इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि साहिल खुद नर्वस हो रहा थोड़ा। अच्छा चीज सुनिएगा। बाई चांस मानिए आप बैठे हैं, मजाक में आपका दोस्त आया और आपके थप्पड़ मार के चला गया, फिर आप बैठे थे, कुछ देर के बाद दोस्त वापस आया और फिर दोबारा फटीड। अब वो जब जितनी बार भी आपके बगल से गुजरता थे फटीड, अब वो पांचवी बार आपके बगल से गुजर रहा है, बताइए क्या होगा? हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं, जैसे ही वो अपना हाथ चलाएगा हम झुक जाएंगे, उसके हाथ को पकड़ लेंगे, अब वो फटीड नहीं मार पाएगा। मेरे कहने का मतलब है, जिस प्रकार आप थ्योरी को प्रिपेयर करते हैं, Z12 की ताकत ही यही है। एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, सारा 7 महीने थ्योरी पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन प्रिपरेशन इज मस्ट, उसकी भी तैयारी करनी होती है, उसमें भी क्वेश्चन गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन पढ़ा पटक से सारे सही हो जाएंगे, नहीं, बहुत सारे गलत होंगे, तो उनको भी रिवाइज करना होता है, उनको वापस करेक्ट करना होता है। जो गलत होते हैं आप एक नोटबुक पे लिखें कि ये फलाना नंबर का टेस्ट या ये बुक इसका इस सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन नंबर मेरा गलत हुआ। किताबों को पेन ना चलाएं, पेंसिल लेके रखें बुक्स में और उस पर अंडा कर लें, जो गलत हो गया गोला बना लें। सेकंड टाइम जब आप रिपीट करेंगे उसको, तो उसी क्वेश्चंस को करना जो गलत हुए थे। अगर वो सही हो जाता है तो उस गंडे को उसको अंडे को हटा दीजिएगा, और अगर सही नहीं हुआ है तो उस गोले को बड़ा कर दीजिएगा कि ये तो दोबारा भी गलत हो गया। ऐसा करके आप अपनी क्वेश्चंस की गलतियों को इंप्रूव कर सकते हैं थ्योरी के साथ साथ। जी प्लीज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप में से किसी का भी नॉन नर्सिंग वीक था? फिर तो शायद मुझे आंसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा ठीक ठाक ही था मेरा, क्योंकि मैंने 11th मैथ से की थी और मैं 12th में मैं बायो में आ गया था, तो मेरी मैथ तो वैसे ठीक ही थी। बाकी जो जीके वगैरह होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, वो तो आप कुछ भी कर लो बाहर से आएगी, जीके और ये वगैरह। बाकी जीके आप तो मैथ पे और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, उसका भी पोर्शन अच्छा था, उससे आपकी बढ़िया क्लियर हो जाए। इस रीजनिंग बार नॉर से 9 प्री में मैथ का क्वेश्चन ही नहीं था, रीजनिंग थी, इंग्लिश थी और कंप्यूटर थे। कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन, इंग्लिश के 6 क्वेश्चन। और आप ताज्जुब करेंगे, एकमात्र नर्सिंग कोचिंग जो इंग्लिश और कंप्यूटर डील कर रही है उस संस्थान में आप हो Z2F। कोई कोचिंग नहीं पढ़ा रही इंग्लिश और कंप्यूटर। हमने 1 साल पहले इन बच्चों को डील किया, इंग्लिश और कंप्यूटर। डील क्यों किया उसका मैं मजाक में पहले ही बता चुका हूं कि बाल सफेद हो चुके हैं, वो तो कलर की वजह से दिख नहीं रहे। एक्सपीरियंस मैटर से लॉट। हम बैठे थे सारे, हम डिसाइड एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि यार एग्जामिनर इस बार कैसा पेपर देगा। हमने कहा यार हम एग्जामिनर होते तो क्या करते, बच्चों का फटीड बना दो, ऐसा ही पेपर बना। हाँ, एग्जामिनर ही तो सोचता है ऐसा पेपर बनाऊंगा सबको फटीड लगा दूंगा। तो मैंने कहा नर्सिंग में तो बच्चे कवर कर रहे हैं, तो एग्जामिनर किस में घुसने की कोशिश करेगा, और यही उसने किया। नॉन नर्सिंग में इंग्लिश और कंप्यूटर में घुसा। इसी सोच के साथ हमने 1 साल पहले 16 अप्रैल 2025 को इन बच्चों को इंग्लिश और कंप्यूटर डील करना चालू कर दिया, और रिजल्ट निकला कि इनको फायदा मिला उसका। हाँ, हिंदी भी था। हाँ, वो जो CHO बीच में आया था इसलिए हिंदी भी दिया था। चलिए अगली जी, और कोई साथी पूछना चाहते हैं? जी जी, इनको तो भाई माइक। पीछे पीछे वालों, तुम ऐसे कैसे पीछे रह रहे हो?
मैं ये पूछना चाहूंगी जैसे कि हमारी नॉन नर्सिंग है और मैथ और रीजनिंग तो हमारे सर करा देते हैं, जो बचा हमारा जीके और करंट अफेयर उसको हम कैसे करें? देखिएगा, जीके और करंट अफेयर के लिए मैंने पहले ही कहा है, आपको आधे घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है डेली सर? डेली। या तो आप बाकायदा फिजिकल न्यूज़पेपर लगा लीजिए जहाँ रह रहे हैं, या फिर एप्लीकेशन आते हैं आजकल, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। बेटर टू कि फिजिकल न्यूज़पेपर लगा लें, वो काम भी आएगा खाना वाना खाने के बीच आके, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ। मोबाइल एप्लीकेशन वाला तो और आपको पे स्ट्रेस डालेगा, ज़्यादा कॉस्टिंग होता नहीं है। शायद न्यूज़पेपर 3 या 5 रुपए का एक आता है, ऐसा कुछ। कितने का आता है सर? 5 रुपए का, तो महीने का 150 रुपये, 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ में न्यूज़पेपर आ जाता है। जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद उसे पढ़ लें 15 मिनट, शाम का खाना खाने के बाद 15 मिनट पढ़ लें, आधा घंटा हो गया। इस तरह आप न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालें। ये आदत इसलिए जरूरी है कि आपको नॉर्सेट या किसी भी नर्सिंग एग्जाम में तो हेल्प करेगी। आपको 4 लोग जब बैठे रहेंगे और जब किसी मुद्दे को लेकर डिस्कशन होगा, तब भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप उस भीड़ में बोल पाओ। 5 लोग शादी है, 5 लोग बैठे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अरे यार पता है इस बार बीजेपी जीतेगी, अरे नहीं नहीं बीजेपी नहीं कांग्रेस जीतेगी। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, सब आप कुछ आपको पता है, आप अपना इनपुट दे सकते हो। आपको अरे यार इसको तो पता है यार, इसका नॉलेज तो है यार। तो न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत ज़बरदस्त गुड हैबिट है, जो ताउम्र आपको रखनी चाहिए, हमेशा रखनी चाहिए, आधा घंटा रोजाना पढ़ना। उससे आपके करंट जीके क्लियर होगा। और सर जैसे कि करंट अफेयर है, जब हम एग्जाम देने जाए तो उससे कितने इयर्स का हम कंप्लीट करके जाए? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो सारा क्लियर हो रहा है, आपको अलग से क्लियर करने की जरूरत ही नहीं। जी। सर मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है कि है ना, आपने इनके लिए नवोदय बैच स्टार्ट किया था, हमारा अमृत है तो सेम ही है ना? सेम है, अलग थोड़ी होता है, बेस सारे सेम होते हैं। और सर जैसे इनका तो नवोदय बैच से हो गया, हमारे में कुछ मॉडिफिकेशन है या बिल्कुल ही सेम है? नहीं, अपग्रेडेशन है। आप इनके बैच के नोट्स देखिएगा और आपके बैच के नोट्स देखिएगा, जो इनको पढ़ाया वो तो है जो है, आपके बैच में 2 चीजें एक्स्ट्रा है। ठीक है सर। मैं एग्जांपल दे दूं, टिश्यू को वार्ड से लेके और लैब में ले जाना है, तो उसके प्रिजर्वेटिव के तौर पे, फिक्सेटर के तौर पे कौन सा सैंपल काम में, सॉल्यूशन काम में लेते हैं? ये नहीं पढ़ाया इनको। आप बताओ क्या लेते हैं? हाँ, न्यूट्रलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड, फॉर्मलिन। याद आया क्या? अब आपको पता चल गया होगा इनका बैच आपका बैच। ये चीज Yes, इनको sir, नहीं thank पढ़ाई you. थी, ये बैच आपको अपग्रेड करके पढ़ाई। हर बैच के साथ हम अपग्रेडेशन करते हैं, लेटेस्ट कि इससे आने के चांसेस है। एक कहानी सुनाई थी छोटी सी आपको, एक कहानी टोपी बेचने वाले की, कैप्सलर की। वो कहानी जेट वेब बिल्कुल केवल ये सुनाता नहीं है, वो जेट वेब उसको चरित्रार्थ करता है कि कोचिंग का काम केवल पीवाईक्यू सॉल्व कराना नहीं है कि ये आया हुआ है। कोचिंग का काम है पीवाईक्यू सॉल्व कराने के साथ ये बताना कि ये फ्यूचर में आएगा, बेटा इसकी पहले से तैयारी कर को। जी प्लीज। सर जो अभी सितंबर में एग्ज़ाम है, हम उसके लिए क्या करें? अभी जो हम अपना बेस्ट दे सके उसके लिए सितंबर के लिए, या फिर एम हम अप्रैल को ही रखें? देखिए बैठिए, शाबाश। मुझे शाम को पार्टी में जाना है 7 बजे, और पार्टी का ड्रेस कोड है व्हाइट शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स। मेरा व्हाइट शर्ट पुराना हो गया, मैंने सोचा नया खरीद लेता हूँ। अब मैं यहाँ से निकल रहा था, जितने में एडमिशन आ गए, तो उनकी इंक्वायरी के लिए मैं बैठ गया 15 मिनट। फिर निकलने लगा, सर ने कहा कहाँ जा रहे हो यार, बैठो 2 मिनट बात करते हैं, कई दिन हो गए फुर्सत से बैठे नहीं। तो हम दोनों बैठ गए, 1 घंटे बात कर ली। फिर जैसे ही निकलने वाला हुआ, बेटे ने कहा पापा मेरे पेंसिल खत्म हो गई, तो मैं पेंसिल लाने चला गया। जितने में श्रीमती जी ने कहा कि सब्जी खत्म हो गई भैया, सब्जी लेके आओ। मैं सब्जी लेने चला गया। फिर बेटी का फोन आ गया, पापा आज वैन नहीं आ रही, मुझे वैन की आप छोड़ने जाओ। तो मैं उनको छोड़ने चला गया। ऐसे करते रात के 10 बज गए, मैं दुकान पे पहुंचा और दुकान बंद। मैं व्हाइट शर्ट नहीं खरीद पाया। मेरा टारगेट था कि आज तो शादी में व्हाइट शर्ट पहन के जाऊंगा, पैसे वैसे सब जेब में थे, तैयार थे, लेकिन फिर भी मैं व्हाइट शर्ट नहीं खरीद पाया। एक स्टूडेंट की लाइफ में यही होता है, और इस चीज को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्शन।
जिंदगी में से डिस्ट्रैक्शन खत्म करो। खैर आपने तो अच्छे वाले डिस्ट्रैक्शन की बात की, मैं दूसरे डिस्ट्रैक्शन बोलूं, बुआ की शादी, मामे के बेटे की शादी, बच्चा हुआ है भैया के, उसका जरलूड़ा, वो क्या कहते हैं वो, नामकरण, हाँ, उसकी दोस्त की सगाई, आईपीएल का फाइनल, ये ऐसी चीजें होती है जो डिस्ट्रैक्ट करती है, पल भर की खुशियां देती है। बेटा जी इससे जिंदगी भर की खुशियां नहीं मिलती, उसके लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जहां तक बात एग्जाम की है, नो डाउट आपको सारे एग्जाम देने हैं, कल को कोई वैकेंसी आ जाए उसका फॉर्म भरो, एक्सपीरियंस होता है बेटा जी, याद रखेगा, जितनी फॉर्म भरोगे, जितने एग्जाम दोगे, आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस कि आखिरकार पेपर कैसा आता है, कैसा माहौल होता है, क्यों आता है, ये सारी चीजें। इसके बाद अगली चीज, आपको जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ, वो इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि जो मेन सब्जेक्ट्स है, मेन कंटेंट है, उसको कवर अप किया जाएगा, उसको आगे से आगे कवर अप किया जाएगा। कई एग्जाम्स में, अच्छा दूसरा लक फैक्टर आ जाता है कि आपने वही पढ़ा और वही एग्जाम में आ गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक शर्त अपने दिमाग में रखना कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो और आप कोई एग्जाम दो और उसमें अगर सक्सेस हासिल ना मिले तो मुंह लटका के मत बैठ जाना कि यार मैंने तो एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये बीच बीच में आने वाले एग्जाम्स कॉम्प्लीमेंट्री है। असली परीक्षा कब होगी, कोचिंग कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद एग्जाम में सिलेक्शन ना हो तो सोचने वाली बात है। जब तक कोचिंग चल रही है तब तक ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एग्जाम दो, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ नहीं, मतलब बहुत ज्यादा झोंक मत दो खुद को, वो मत हो जाओगे यार मेरा तो क्या हो गया, जैसे इन्होंने दिया तो ये कह रहे हैं इन्होंने दिया, मस्ती मस्ती में चले गए महावीर ने कि हाँ दे देते एग्जाम, ये सोच के थोड़ी गए थे कि यार मेरे को नहीं हुआ तो मैं तो सुसाइड कर लूंगा, ऐसा थोड़ी सोचा मैं घर चला जाऊंगा और ये कर लूंगा, इतना डिस्ट्रैक्टफुल नहीं होना होता। बाकी एग्जाम दीजिएगा और आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा इंप्रूवमेंट होगा एग्जाम देने से। जी साथी बिल्कुल सीरियस हो गए, चलो पूछो भैया और कुछ। अच्छा आप नहीं पूछ रहे, मैं पूछना चाहता हूं, और मेरा क्वेश्चन मोनिका के चाचा जी से है कि घर वाले फोन करते हैं, सर 1 महीना हो गया कोचिंग को, बच्चे को फोन करते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, सच में पढ़ रहा है, पढ़ रही है, बाहर तो नहीं भटक रही, एग्जाम दिया, कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई, एग्जाम दिया उसमें रिजल्ट नहीं आया, तो कई घर वाले फोन करके कहते हैं तू तो पढ़ ही नहीं रहा, तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ये पेरेंट्स किस मकसद से बोलते हैं ये सारी चीजें, बच्चों को ये टोंट क्यों मारते हैं, उनका मकसद क्या है। पेरेंट्स की सबकी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा सक्सेस हो, इसीलिए वो पूछते हैं आपसे, इसलिए आपके वो नंबर पूछते हैं कितने नंबर आ रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की भी कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें। ये टीचर्स की जिम्मेदारी है ना, उसी तरह पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, तो आप उनको गलत मत लिया करो ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। आप उनको नंबर ला के जवाब दो पेरेंट्स को कि बिल्कुल सही कहा कि जो आपके पेरेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पढ़ तो रहा है, आप पे डाउट क्रिएट करते हैं, वो आपको पंप अप करने का एक साधन है, आपको मोटिवेट करने का एक जरिया है कि बच्चे पे प्रेशर डालो, प्रेशर की वजह से बच्चा पढ़ेगा, तो उसको अन्यथा ना लें, उसको पॉजिटिव लें और खुद की एनर्जी को उधर चैनलाइज करें। जी सर, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं पेरेंट्स। और कुछ पूछना चाहते हो? अच्छा महिपाल को दो, महिपाल को। जब महिपाल यहाँ पे बैठा होता था तो जैसे क्वेश्चन गलत होते थे, सर गलत हो गए, जैसे कि वो बच्चा पूछ रहा था, उन्होंने पूछा कि सर गलत हो गया, क्या करूँ, कैसे सिलेक्शन होगा, फिर क्या करता था? जैसे ही मैं टेस्ट देता था कोचिंग के, तो कोई भी गलत होता था तो मैं सीधा सर से ही मिलता था, जिस मतलब सब्जेक्ट का टेस्ट आया दूसरे दिन सर से ही मिलता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं एक दिन मिस कर दिया और दूसरे दिन पूछूं। अगर डाउट कुछ आ जाता तो मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करता, और जब तक वो डाउट सॉल्व नहीं होता तब तक सही बताऊं तो चैन की नींद भी नहीं आती थी। दूसरे दिन सर से आके पूछता कि सर ये कैसे है, और बहुत इजीली, मतलब
इफेक्टिव लैंग्वेज में सब बता देते, और मैं सोचता था ये इतना छोटा सा रेस्ट में नहीं लगा पाया। देखो क्वेश्चन गलत होंगे ना, डेफिनेट होंगे। जब तक गलतियां नहीं होंगी ना, तुम लोग उनको पकड़ोगे नहीं। गलतियां होने तो होनी चाहिए, जो जो गलती होना, बस साथ में ध्यान ये रखेंगे पहले गलती दोबारा रिपीट नहीं हो। और मैं और सर कल बैठे बैठे बात कर रहे थे इस बारे में। वो सर 20 साल से पढ़ा रहे हैं, सर ने मेरे को बहुत गाइड किया। जब मैं पढ़ाने में आया था तो मैं जॉब पे था, जॉब छोड़ के आ गया था, तो मुझे सर पढ़ा लूँ। स्टार्टिंग में सही नहीं हुआ, सर पढ़ाई नहीं जा रहा, कि शाम को बैठा थे कि देखो ये पढ़ो, ये बुक प्रिफेयर करो, ये करो। तो कल हम दोनों बैठे थे कि सर अपन इतने साल से पढ़ा रहे हैं, जो बैच हमसे जस्ट करंट में पास आउट होके जाता है 1 साल का बैच, उसमें सर आपने कहीं सिलेक्शन देखे आज तक? तो सर का आंसर था कि नहीं देखे। कल जब हम शाम को बैठे, जैसे रिजल्ट आए, हम लोग बैठे थे, तो मेरे पास में सबसे पहले महिपाल का ही फ़ोन आया, एकदम घबराता हुआ। सर, उनका कॉन्ग्रेचुलेसन बता के हो जा, क्या हुआ? सर हो गया। मम को चलो कौन सी रैंक आई? सर ये रैंक आई। सर मैं आ रहा हूँ, मतलब बिल्कुल घबरा रहा है एकदम से। फिर मोनिका से, सर मेरा भी हो गया। इतने में ये लड़खड़ाते हुए भागता हुआ सीधा ऑफिस के अंदर कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया। ये पहली बार देखा हम लोगों ने, मतलब कि सिलेक्शन पहले भी हुए। आप जैसे किसी भी जगह जाके देख लो, जो कोई भी आपका साथ का सीनियर पढ़ रहा हो, 3-3 साल से पहले बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं। ये जो पहली बार जो सिलेक्शन हुए, इसका सबसे मेन जो हमने एक टारगेट किया था सभी लोगों ने मिलके, हम लोग जब सारे के सारे साथ में बैठते थे, पहले अलग अलग कोचिंगों के अंदर थे, तो ये था कि यार बच्चे आते हैं, नर्सिंग का बच्चा 1 साल 2 साल मैक्सिमम रुक पाता है। फिर वो कहता है कि सर, कुछ बच्चे टूट जाते हैं कि सर नहीं हो रहा, क्या करूं। कुछ के पेरेंट्स आ जाते हैं कि सर मिडिल फैमिली से था, जितना था सब लगा दिया, कर्जा करके लगा दिया। हमने एक प्लान बनाया कि हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि जो बच्चा 2 साल में करता है ना, उसको सेम डे से सिखाएंगे। और वो सेम डे से, स्टार्टिंग में जब सर ने मेरे को बोला कि क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे डेली, तो सर कर लेंगे क्या? अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना, बच्चों का फ्यूचर दिखता है ना, चाहते हो कि हमारे पास जो हमारा बच्चा है वो भटके नहीं 3 साल, तो मैंने कहा सर करेंगे। स्टार्टिंग में इतना जोर आता था, पहले पढ़ाते थे, फिर रात को 2-2 बजे तक टेस्ट बनाते थे। हम जब एक दूसरे से मिलते थे, मतलब सर आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? यार आपकी भी तो सूज रखी हैं। ये रात को कब सोए थे? 2 बजे 3 बजे। कंटेंट को कैसे क्रिएट करना है, ये ऐसे क्रिएट करेंगे कि पहला जो साल रहेगा ना, पहला साल भी नहीं पकड़ने देंगे। बच्चा जिस दिन कोचिंग से निकलेगा, उसका पहला जो एग्ज़ाम होगा ना, मैं हमेशा बोलता हूँ सिलेक्शन नहीं, रैंक आनी चाहिए। और वो सारे के सारे सिलेक्शन वाले नहीं हैं, रैंक वाले हैं। रैंक आनी चाहिए, डेफिनेट आएगी। ये जो टेस्ट पेपर हैं डेली के, ये देने ही देने हैं। इनसे बाहर एक ना क्वेश्चन कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि एग्जामिनर जितना सोचता है ना, उतने ज़्यादा हम लोग पहले सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो कहाँ तक सोचेगा। समझ रहे मेरी बात तुम लोग? बाकी और कुछ आप लोग पूछो मेरे से, सर से। एक बात हो रहा है कि सर ये नोट्स है ना, नोट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर क्या बोल रहे हैं क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर की बातें कैप्चर किया करो। अगर कोई बात जो नोट्स में नहीं है, सर बोल रहे हैं, इसका मतलब नोट्स वाली पता नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन सर क्या बोल रहे हैं वो 100% डेफिनेटली वहाँ हिट करेगा। अभी कल परसों 4-5 दिन पहले आया था ना, मैंने बुलाया था इसको कि महिपाल कहाँ है, तो कि मुझको आ जा, मुझको ये आया तो बोले कि सर मैं कल परसों यहाँ पे चाय पी रहा था, तो कोई स्टूडेंट मिला इसको कि दूसरी कोचिंग से, का सर वो 2 बार कर चुका है, जहाँ पे दिखाई बहुत ज़्यादा ना है। तो सर उसके पिछली बार प्री में भी 40 ही की थे और अब की बार भी इतने आए, तो वो कह रहा था कि यार मेरा तो हो ही नहीं रहा। महिपाल का जवाब था कि तू मेरी कोचिंग ज्वाइन कर, आंख बंद करके 7 महीने कोचिंग बैठना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, उस भाई ने बोला कि मेरे 40 पिछली बार आए थे, इस बार भी 40 आ रहे। तो मैं कहा भाई तूने 6 महीने कोचिंग में क्या पढ़ा? तूने पिछली बार भी 40 आ रहे, इस बार भी 40 आ रहे। मैंने बोला तो Z2F कोचिंग में तू आंख बंद करके बैठ जाए, नोट्स मत बना, कुछ भी मत बना, आंख बंद करके बैठ जा, तेरा प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। इतना कंटेंट है, इतनी इफेक्टिव। राम सर तो कुछ तो ये जो कंप्यूटर ना, अभी सर ने ये बोला ना क्रेवलिंग करता है, ये करता है, ये नोट्स मेंस में सीधा सवाल था कि पहले क्रेवलिंग करेगा कि पहले क्या करेगा। बातों बातों में सवाल है। सर मजाक में कुछ बातें बोल रहे, वो भी सवाल वहाँ हिट कर रहा है। सर नोटसेट में कंप्यूटर के बारे में सर ने कभी कभी बेसिक में कुछ बोल दिया होगा, वो सवाल वहाँ डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। जो कंप्यूटर की बात थी, तो सर ने बोला कि मेरे को कंप्यूटर रिकॉर्ड करवाओ। वो क्या करेंगे यार, रहने दो ना, फालतू में टीचर ढूंढेंगे, क्या होगा। नहीं बोले इंग्लिश भी करवाओ। मैंने कहा गुरु कंप्यूटर तो ठीक था, अब
इंग्लिश भी करवानी है, वो सर करवाएं। फिर जब करवाना स्टार्ट किया तो लोगों ने, जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो जैसे आप लोग अपने साथ वालों को जाके बोला कि हमें तो कंप्यूटर भी करवाया, इंग्लिश भी करवाई। लोगों ने मजाक बनाया कि नर्सिंग तो पढ़ाया नहीं जा रहा इनसे, तो अब क्या पढ़ाएंगे, ये कंप्यूटर ही पढ़ाएंगे अभी, ये बोलना लोगों ने स्टार्ट किया। मैंने सर को बोला, सर ने बोला कि एग्ज़ाम आने दो, जवाब बोल के नहीं देंगे, जवाब जब आएंगे ना क्वेश्चन, तब यही बच्चे दोबारा जवाब दे के आएंगे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कितना बैच, मतलब पीछे जो लड़का पीछे कोई स्टूडेंट बैठा है वो भी सवाल पूछ सकता है। बाकी आप किसी दूसरी कोचिंग में चले जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 500 हजार स्टूडेंट बैठे, आप पीछे अगर बैठे हो तो आप सवाल नहीं पूछ सकते। और यहाँ अगर पीछे कोई बैठा है वो भी आराम से सवाल पूछ सकता है बिना झिझक के। यही बात मेरे को अच्छी लगी और इसलिए मैंने एडमिशन लिया। और बाकी सर का तो मैंने यूट्यूब पे देखा ही था, जब कोचिंग का स्टार्टिंग था तब मैंने सर पे बिलीव किया और देखो हो गया। फैकल्टीज के बारे में कई अभी आपको, आप सबसे रूबरू हुए नहीं हो, मैं सबके बारे में पूछ लूँ बारी बारी, क्योंकि देखिएगा इनकी सफलता में नो डाउट टीचर्स की बात हो रही है, सारे टीचर्स की बात हो रही है कि टीचर्स ने किया, टीचर्स ने ये किया, टीचर्स ने ये किया। बहुत सारे ऐसे पर्दे के पीछे के कलाकार हैं जो दिखाई नहीं देते। इन क्लासेज को मैनेज करने में, वर्कबुक को सेटल करने में, टाइम पे वर्कबुक देने में हमारे जो बैकबोन है, हमारे पीछे के साथी हैं, सुरेंद्र जी, दिलीप, जितेंद्र, राकेश जी, हमारे वर्कबुक वाले, ये सारी जो हमारी टीम है ये भी अथक प्रयास कर रही है दिन रात। और जब मतलब लिटरली मैं देख रहा था कल, महावीर भागता आया ऑफिस में, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, हंस रहा, हम भी हंस रहे हैं। अचानक मैंने शीशे के पार देखा तो सुरेंद्र जी अपनी कुर्सी पे अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, यूं अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। इट शोज कि यार उस बंदे ने लगा कि यार मैंने एफर्ट किया, यार देखो साहब बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तो ये चीजें मैटर से लौट जब परिवार की तरह डील किया जाता है। और हमने पहले से सोचा इंग्लिश कंप्यूटर आ गया, इसका मतलब एक चीज गलत मत ले लेना कि हमें पेपर का पहले पता चल जाता है, ऐसा नहीं है बेटा। हाँ वो बोल दे पेपर का, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो हमारा एक्सपीरियंस था। बाकी मेहनत से एक चीज याद रखेगा, सफलता बोलती है, हार्ड वर्क बोलता है, आज नहीं तो कल बोलेगा, लेकिन हार्ड वर्क इज ऑलवेज पेड ऑफ। सर ने जैसे बताया, जब मैं पढ़ता था तब 3 नर्सिंग कॉलेज थे पूरे राजस्थान में, बीएससी नर्सिंग 3 ही कॉलेज थे, और जो पास होना था उसको नौकरी मिलनी थी। तो हमारे साथियों की 6-6, 7-7, 8-8 मार्कशीट थी। हमारे सुपर सीनियर हमारे सीनियर के साथ नहीं हुए, हमारे साथ नहीं हुए, हमारे जूनियर के साथ नहीं हुए, हमारे माइक्रो जूनियर के साथ पास हो रहे हैं। ऐसा भी दौर था, क्योंकि जो पास हो गया, जिसको रजिस्टर्ड हो गया, डिग्री मिल गई, उसको नौकरी पक्की थी उस समय। फिर भी मैं 3-3 घंटे रोजाना पढ़ता था। साथ वाले हंसते थे, आ गया कलेक्टर। यूं कहते थे, मैं क्यों कलेक्टर, क्यों इतना पढ़ रहा, कलेक्टर ही तो बनेगा, हम तो नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, नर्सिंग स्टाफ तो कलेक्टर बनेगा। लेकिन देखिएगा आज वो पढ़ाई मेरे काम में आई। आज हम कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ है, नाम है, इज्जत है, हाँ ठीक है, ये सब कुछ उस समय की गई मेहनत का नतीजा है। तो आप आज हार्ड वर्क करेंगे बेटा जी, याद रखिएगा वो पेड होगा। जैसे इनके चाचा जी ने, ये बिल्कुल मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करते हैं, गांव में दूध की डेयरी है इनकी, ये सरकारी सेवाओं में नहीं है, बिल्कुल गांव में दूध की डेयरी है। गांव वाले दूध जमा कराते हैं, ये उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, बीच में इनका जो कट रह जाता है वो रह जाता है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब ग्राउंड लेवल पे। लेकिन इन्होंने कितनी बार अपना पेट काटा होगा। इस बच्ची को कॉलेज कराने के लिए कहां से फीस अरेंज की होगी, कोचिंग कराने के लिए कहां से फीस अरेंज की होगी, प्लस यहाँ का पीजी का रहना खाने का खर्चा, कितने सेक्रीफाइस किए थे, यानी इनडायरेक्टली हार्ड वर्क किया इन्होंने, और आज वो पेड हो गया। तो सफलता याद रखेगा, हार्ड वर्क बोलता है, शॉर्टकट कोई नहीं है, और जिसने मेहनत की उसको नतीजा मिलना है, ये 200% श्योर है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी का मुंह मीठा क्या करवाया जाए। सर एक बार जैसे कि बच्चे जैसे अभी आ रहे हैं अपने पास, तो पूछते हैं कि सर जैसे कि ओबीजी कैसे पढ़ाएंगे, पीडिया कौन पढ़ाएगा, और सीएचएन के कैसे टीचर हैं सर। तो वो हम तो अच्छा ही बताएंगे हमारे अकॉर्डिंग, ये जो है वो आपको बहुत सही बताएंगे। महिपाल आप बताओगे, जैसे आपको ओबीजी पढ़ाई, प्री में मेंस में क्वेश्चन खूब आए,
मैं तो सर बताऊं तो वैसे तो पूरी Z2F टीम जस्ट वाव है, लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट और मेरे को मतलब पर्सनली सपोर्ट किया रतन सर ने। अब मैं वैसे बोलूं तो Z2F का बड़ा योगदान है, लेकिन अगर थोड़ा और शॉर्ट करूं तो मेरी सफलता में रतन सर का बहुत योगदान है। रतन सर ने मेरे को पर्सनली बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, पीडिया के अंदर डायरेक्ट यूट्यूब सेशन और क्लास में से डायरेक्ट एड कर रहे हैं क्वेश्चन। आप एक बार एग्जाम दे, अब मैं तो बोलूंगा तो आप सुन के निकाल दोगे, लेकिन आप एग्जाम दे के देखना, डायरेक्ट एड कर रहे हैं सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन। कोई सा भी एग्जाम दे तो डायरेक्ट करा रहे हैं। आप चाहे पेपर उठा के देख लो किसी का भी। साइकेट्रिक पीयूष सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं पीयूष सर। गाने कितने? गाने तो नहीं, डायलॉग बोलते हैं, शायरी बोलते हैं, मतलब शायरी में भी याद हो जाता है उनके। साइकेट्री की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी हैं चीज़ें जो मतलब क्लास में ही याद करवा देते हैं। और नरेश सर की ऐसा है, मैंने उनसे रिवाइज़ नहीं करा, बिना रिवाइज़ करे मुझे वो बिल्कुल याद था एंड तक। और अजय सर और ओपी सर तो मेरे फेवरेट हैं उनका तो क्या ही बोलूँ मैं। ओपी सर, CHN। ओपी सर, मैं पहले यहाँ कोचिंग में आया था जब मुझे ओपी सर पर डाउट हुआ था कि यार CHN को तो मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर जैसे जैसे मैंने ओपी सर के नोट्स पढ़े मेरे को समझ में आने लगा। फिर मैंने देखा CHN ओपी सर से बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता। उन के जितने जो पढ़ाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, जो मतलब जिस तरीके से पढ़ाते हैं CHN एक नंबर हो। CHN के इस बार क्वेश्चन भी अच्छे खास आए थे, जो उन्होंने हमें बताए थे कि डेटा के वगैरह के वो सेम टू सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन आए थे प्री के अंदर। फार्मा जी सर। प्रशांत जी, पुष्पेंद्र जी। प्रशांत सर तो मतलब अलग ही लेवल है उनका, तो जब आप देखोगे ना मतलब उनका अलग ही लेवल है। डिसिप्लिन इतने स्ट्रिक्ट है, पहली बार इतना हो गया तो गोली मार देंगे वैसे सर ये डायलॉग राम सर का है, लेकिन फिर ऐसा होता है बहुत स्ट्रिक्ट है। और उनकी वो इतना अच्छे से पढ़ाते ना। फार्मा मैंने मतलब ऐसे जो कॉलेज लेवल में था तो इतना हार्ड सब्जेक्ट लगता था। वो इतना एक सोडियम के गेट खोल देता है कि ये यहाँ से आ रहा है, ये वहाँ से आ रहा है। इतना दिमाग में फिट हो जाता है चीज़ें कि फार्मा आपको कैसे पढ़नी है, मतलब क्या पढ़ाते हैं, जोरदार पढ़ाते हैं, बस यही बोलूंगा उनका। पुष्पेंद्र सर तो नाचते ही पढ़ा देते हैं मतलब हर चीज उनके मतलब मुंह पे रहती है कि हाँ कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना डाउट क्लास में सब कुछ याद करवा देते हैं हर टीचर्स यहाँ पर। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप है ना सर की एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सर के बोलने पे, आप नोट्स लिखने पे ज़्यादा ध्यान न दें। और आप सर के यहाँ मैंने मेंस दिया, मैंने प्री दिया, मैंने फंडा का एक भी नोट्स रिवाइज नहीं किया, सिर्फ एक दो चीज़ें याद रिवाइज की होगी, लेकिन वो मेरे को याद रही लॉन्ग टर्म तक। क्यों? क्योंकि मैंने सर की यहाँ देखा और सर को, क्योंकि सर पढ़ाते ही ऐसे है कि आपको वो याद रह जाएगा, आपके परमानेंट मेमोरी में सीधा चला जाता है। बस एक बार थोड़ा हल्का सा उसको देखने की जरूरत है यहाँ का जो, क्योंकि मैंने जो कोचिंग सेलेक्ट की थी ना, मैंने Z2F नहीं देखा, मैंने बाकी कोचिंग ऐसे नहीं देखे, मैंने टीचर सेलेक्ट किए थे कि मुझे कौन से टीचर से पढ़ना है। तो मेरे को मैक्सिमम जो टीचर्स थे ना वो एक ही कोचिंग में मिले, सारे के सारे। ये अच्छी बात थी, तो मैंने ये सेलेक्ट किए थे। ये मैंने मित्तल सर, मैथ रीजनिंग मित्तल सर की तो क्लास दी है ना आप लोगों ने। मैथ रीजनिंग तो क्या बताए, वो इतने सालों से एक्सपीरियंस सर हैं, 18-20 साल हो गए ऑलमोस्ट, और वो इतना अच्छे से पढ़ाते, वो इतने बड़े बड़े SSC वालों को पढ़ाते, अपन को RS को भी पढ़ाते हैं, वो IAS को भी पढ़ाते हैं साथ में। अपन को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा समझ में कम आता है ना अपन को, तो इसलिए तो धीरे धीरे वो इतना 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होता है। यहाँ से बेसिक से आपका शुरू करते हैं। और अगर आप रीजनिंग में भी देखो तो कि ये यहाँ से उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, ये होता है, ये पश्चिम होता है, बेसिक से लेके आपको ठीक टॉप तक लेके जाते हैं मित्तल सर। तो वो है उनकी खास बात, वो बहुत जीरो से बेसिक से स्टार्ट करते हैं और वो लास्ट तक लेके जाते हैं। और वो आपको आप पूछ रहे थे ना नॉन नर्सिंग का, तो नॉन नर्सिंग का ऐसा है कि आप मित्तल सर का है ना थोड़ा एक बार घर पे जाके देख लो क्या पढ़ाया है, बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ इतना काफ़ी नहीं है। और बाकी नॉन नर्सिंग आपका, अगर आप एम्स दे रहे हो तो नॉन नर्सिंग पे ठीक है, आपका अपन जो क्लास में पढ़ाते हैं वो थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है। लेकिन आप दूसरे एग्जाम्स दे रहे हो, रेलवे है, DSSB है वगैरह, जो जिसमें 60-40 का रेशियो रहता है क्वेश्चंस में, वहाँ पर आपको थोड़े नॉन नर्सिंग में ज़्यादा फोकस करने के लेकिन है। लेकिन किसी का जो टारगेट एकदम नॉर्थ सेट है तो वो 80 क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जब आप इतना सा पढ़ते हो तो मैथ रीजनिंग भी हो जाती है। और मित्तल सर ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको आराम से हो जाता है सब कुछ।
हमने जब यहाँ पे ट्राई किया था, जब मतलब कि कैसे पढ़ाएं, तो पढ़ाते तो हर जगह हैं। हमने था कि हम जब क्लास में जाएंगे ना, बच्चे को हम सब कुछ सिखा के आएंगे। हाँ, पढ़ाते हर जगह, लेकिन पढ़ाते कैसे वो ये पढ़ा। सिखाना मतलब कि पढ़ते तुम लोग आए रहे हो ना, सीख के जाना, और सीखा हुआ इंसान कभी भूलता नहीं है। रमेश सर, रमेश सर, अरे उनका तो छोड़ो, वो तो पीछे क्लास ले रहे होंगे, वो है नहीं, लेकिन मेरा जो क्लास लेके है ना सुबह यहाँ पे। रमेश सर को इतना नॉलेज मतलब हद पार नॉलेज, इतनी कैसे चीज़ का हो सकता है। और तो वो सर मतलब एक से बोले तो बहुत ग्रेट है, उनको इतना एंडो का नॉलेज, उनको कम से कम 15 से 20 साल हो गए एंडो पढ़ाते पढ़ाते, तो वो सोचो कितना अच्छे से पढ़ाएंगे। तो और वो सिर्फ पढ़ाते एंडो, लेकिन आपका मेरा कोर्स नहीं हुआ था, मेरे को इतना सब कुछ नहीं आता था, फिर भी मेरा मेंस प्री हुआ। क्यों? क्योंकि जो अपने सारे टीचर्स है, और स्पेशली सर सैनी सर, रमेश सर, वो आपको एंडो नहीं पढ़ाएंगे, एंडो के साथ साथ सारा एरिया कवर करा देते कि आपको ये सही है, हर चीज़ कनेक्शन आपको एग्जाम में है ना कनेक्शन करना सीखना चाहिए। तो वो सर यहाँ पर सारे टीचर जो है ना वो कनेक्शन करना सिखाते कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है, कैसे एग्जाम देना है, क्योंकि पढ़ाते सब है लेकिन पढ़ाए कैसे पढ़ाया जाता है वो इनसे सीखना चाहिए। तो ताली बजाओ जोरदार सभी के लिए एक बार। अब मैं राम सर से बोलूंगा कि सभी का जो मीठा मुंह करवाएं, मिठाई खिलाएं, और आप लोग का हम लोग वेट करेंगे कि आप लोग इधर कब आए इस तरीके से हमारे बीच में। मैं तुम्हें साफा पहनाऊंगा, तुम मिठाई लेके आओगे। तो सर एक बार सबको मिठाई खिलाएंगे। आप लोग तालियां बजाओ जोरदार एक बार सारों के लिए। हैं? लिखा है। खा ले पूरी खा ले। तो अब सभी को मोमेंटो देख के आ जाओ सर। आपके लिए भी बना के रखी हुई है, आ जाओ सर। आओ। आ जा मेरे पास, पर्सनल फोटो का सर ये शायद पहला है सर, जैसे अपने इतने साल से पढ़ा रहे हैं, पहली बार शायद एक बैच में इतने बच्चे सिलेक्ट एक साथ होके आएंगे। अभी तो और आएंगे मतलब कि, लेकिन जो Z12 से जो बच्चे हैं, आओ सर। आजा। इसके लिए भी ताली बजाओ जोरदार। अगली बार रैंक लेके आएगा। प्री में इसके 93 थे, थोड़ी रैंक अच्छी नहीं रही इसके अंदर, लेकिन अगली बार रैंक के साथ आएगा, है ना।
आ जाओ सारे एक साथ आ जाओ एक बार। ऐसे आगे कर लो इनको। पहले बताओ जोरदार एक बार इनके लिए दोबारा से। बस अगला नंबर अब आपका होना चाहिए, बाकी अच्छा इनका क्या नाम है? इनका गुड़िया का क्या नाम है? अच्छा इनका नाम क्या है? महिपाल, साहिल। इनका याद हो गए क्या? आपके पीछे जो बेंच पे बैठा है उसका क्या नाम है? नहीं पता। आप चाहते हैं कि पूरी क्लास आपको जाने, परिवार कुटुंब समाज आपको जाने, तो ये काम आपको करना। किस किस के मन में ठन चुकी है ये काम करने की? दिखाई देना चाहिए। क्या आप अगली बार इस पोडियम पे इसी मेहनत के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके बेटा जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अभी जोरदार तालियां बजाओ, तालियों के साथ विदा करो। आगे से वीडियो बना ले, वहां से आगे वहां जा बात के। चलते रहना वीडियो। तालियां बजाते रहो तुम लोग। अब आप कुछ कहोगे इनको? देखो मैं इस पल को जीने के लिए 19 साल तरसा हूं, 19 ईयर्स। किसी को सफलता 1 साल में मिलती है, किसी को 2 में मिलती है, 3 में मिलती है। कैसा लगता है? अगर इमेजिन करो किसी इंसान को सफलता 19 साल में मिले तो उसे कैसा फील होता होगा? जब से मैं नर्सिंग में उतरा, मतलब कॉलेजेस में था, कोचिंग्स में था, माहौल को देखता था कि हाँ पैसा, हाँ फीस, चलो जाओ। 4 दिन बाद बच्चा आके कहता समझ में नहीं है, यहाँ फीस वापस नहीं मिलेगी। पढ़ा क्या रहे हैं? PR यादव के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। टेस्ट देने की बात करते, सर टेस्ट दो। अरे क्यों फालतू आपत कर रहे हो, बैठे रहो। मतलब इतना झेला ने। ऐसी बात नहीं कि पैसे ऑफर नहीं हुए। कुछ कोचिंग्स को छोड़ के आया, बेशुमार पैसा। आप इमेजिन नहीं कर सकते, उस काउंट तक पहुंच नहीं सकते, वो उतना उन्होंने पैसा ऑफर किया। लेकिन जो मन में नर्सिंग में जब टीचर बना, पेन पकड़ा, जो पहले दिन से मन में जो इच्छा थी, जो टीस थी, यार नेक दिली से पढ़ाया जाए, पैसा कम आए कोई तकलीफ नहीं, बच्चे को इस ढंग से पढ़ाया जाए कि बच्चा ताउम्र आपको याद करे। पुराने समय के अपने मम्मी पापा दादा दादी के पूछो, वो अपने टीचर्स के नाम जानते हैं, टीचर्स की कहानियां बताएंगे। और आप देखो अपने आधे टीचर्स को भूल चुके हो, आधे टीचर्स याद है, आधे भूल चुके हो। पुराने के लोग दिल से मन से पढ़ाते थे, इसलिए याद रहते थे। तो मन में एक इच्छा थी कि यार हम ऐसा काम करें कि याद रखे बच्चे हमें, यार टीचर्स थे यार, सच में नाम भूल जाएं, कल को हम कहीं बुढ़ापे में मिलें लेकिन हमें पहचान नहीं पाए, डजेंट मैटर। लेकिन कि यार टीचर्स थे, उन्होंने दिल से पढ़ाया था। ये 19 साल से मन में टीस थी। मैं शुक्रगुजार हूं नरेश जी का। सर एक कोचिंग के डायरेक्टर थे, यानी डायरेक्टर का मतलब होता है कोचिंग के सर्वे सर्वा, पैसा कमा रहे थे। हम मिलते थे, बातें होती थी, मैं कहता था यार ऐसा है सर मन में। ये कहते सर मन में तो मेरे भी है, मन में तो मेरे भी है, तो क्या करें? अच्छा हमने प्लान बनाया। मैंने कहा सर 1 साल बाद, 1.5 साल, 2 साल बाद देखेंगे। तब मैंने घर लिया, सारा पैसा घर में झोंक दिया, जेब से हो गए फकीर।
जेब से फकीर किया, पापा से ले लिया, फादर इन लॉ से, ससुर जी से ले लिया, भैया से ले लिया, अब किसी से मांगने लायक भी नहीं रहे। तो मैं शुक्रगुजार हूं इनका। इन्होंने कहा सर वो सारी टेंशन छोड़ो, अगर हमारी नीयत नेक है ऊपर वाला खुद करेगा, ऊपर वाला खुद करेगा। सर हमारी नीयत नेक है, अपन तो अंधा कुआं है इसमें कूद जाते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कूद जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इन्होंने कहा नहीं, जो होगा देखा क्या जाएगा सर, सबसे बेहतरीन होगा। और सच में लिटरली सबसे बेहतरीन हुआ। जिस मात्रा में आप बैठे हैं, जिस संख्या में आप इस बैच में बैठे हैं, एक साल में, पिछले एक साल में हमने हमारा आगाज बैच, नवोदय बैच, आरोहण बैच, लक्ष्य 2.0 ये बैच पढ़ाए। बेटा जी यहां तक पहुंचने में कोचिंग्स को सालों लगते हैं और हम एक साल में इस मात्रा में बैठे हैं। बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है। जयपुर की सभी कोचिंग्स, नर्सिंग कोचिंग्स की कॉम्पिटिटर एक ही कोचिंग है, Z12। अब किसी कोचिंग संस्थान में जाके बोले आप Z12 का जिक्र करें, वो Z12 से कंपीट करने लग जाएंगे। किसी भी कोचिंग्स में जाएं, सब कोचिंग्स का एक ही कॉम्पिटिटर है, Z12। उसका कारण है कि इस प्रोफेशन को हमने बिजनेस नहीं बल्कि नियत से संवारने की सोची है। तो हम टीचर हैं तो हमें टीचर वाला ये एटीट्यूड होना चाहिए, उसी नियत से हमें इसको संवारना है और वो काम कर रहे हैं। मैं पिछले एक साल में जितने बच्चे यहां से पढ़ के जा चुके हैं उन सब का शुक्रगुजार हूं। पहला साल था और उनसे भी ज्यादा शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, क्योंकि सब कह रहे थे कि Z12 अरे यार एक बुलबुला है, शुरू में कुछ नहीं, थोड़ा फड़फड़ा गया बुझ जाएगा। लेकिन जिस मात्रा में आप लोगों ने हम पे विश्वास किया है, उम्र हम आपके आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे, इस चीज के लिए कर्जदार रहेंगे कि आपने विश्वास किया हमारे तरीकों पर, हमारे मेंटर्स पर, हमारे टेस्ट सीरीज पर, हमारे लोगों पर। और आज हम यहां खड़े हैं, बहुत शुभ दिन है और इस दिन आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि जितना हमने प्रॉमिस किया हम उससे 2 कदम एक्स्ट्रा करके दिखाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। हमारा मेन टारगेट ये था, हमारे पास जो बच्चा है ना वो यहाँ से वापस जैसे है वैसे वापस नहीं जाना चाहिए। वो घर छोड़ के आ रहा है ना, उसको ये हमने टारगेट किया था कि हमारे साथ वो 7 महीने रुक गया तो उसको यहाँ से हम नौकरी लगा के भेजेंगे। बस ये 7 महीने हम और आप सारे साथ में रहेंगे। बस टारगेट ये रहेगा, जितनी मेहनत हम करेंगे उतनी तुम करोगे। बस एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो क्लास में हम पढ़ाते हैं ना उसकी टेंशन हम नहीं लेते, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं, हम याद कराते हैं। बस घर जाके क्या करना है, डेली के 3 टेस्ट देने हैं। बस ये दे लोगे ना, अगली बार के आपके ये कॉल होंगे, सर मेरी 21 रैंक है, मेरी ये रैंक है, मेरी ये रैंक है, मेरी ये रैंक है। तो बस आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सर इनको पढ़ाओगे, क्या करें बोलो? क्लास लोगे कि जाओगे? अब क्लास लोगे? अभी देखो आज तो 12:30 हो गया ना, फिर तुम्हारे पीजी में तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। पीजी में रहते होंगे ना, खाना बंद कर देते हैं शायद 1-1:30 बजे। बस अभी कहाँ बंद हो गया? बस मैन टारगेट, अच्छा पोके क्या बोल रहा है, बड़ा क्या है क्या? मैन टारगेट ये रखना कि एक डेट डिसाइड कर लेना कि नॉर्सेट जो मेरा रहेगा, अगला जो नॉर्सेट रहेगा अप्रैल वाला, वो मेरा होना चाहिए। बीच में भागा दौड़ नहीं कर दी है। फसल बोते हैं ना हम लोग, फसल तभी काटते हैं जब उसका पूरा टाइम हो जाता है। प्रॉपर तुम जो बनोगे ना, एक तैयार बनोगे, वो जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब तुम लोग प्रॉपर तैयार बनोगे। तो कल पढ़ेंगे हम लोग, आज के लिए ना इतने।